बच्चों सुप्रभात। आज मैं पद परिचय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पद परिचय को समझने के लिए, इसको सुगम बनाने के लिए मैंने इसमें हर बात को समझाने का प्रयास किया है। आप शुरू से अंत तक देखेंगे, सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप पद परिचय आसानी से कर सकेंगे। आइए पद परिचय को समझने का हम प्रयास करते हैं। पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद का भेद समझना आवश्यक है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, जिनका अर्थ होता है। पद क्या होता है? पद जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। ठीक है। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कराता है। सभी पदों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। सभी पदों को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। पद परिचय आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन इन दो भागों में जो हम बांट करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पद परिचय को समझने के लिए। अतः पद परिचय को समझने से पहले इन दो भागों विकारी शब्द और अव्यय शब्द को समझना जरूरी है। अ है विकारी और ब है अविकारी शब्द या अव्यय, इनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए एक एक करके हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। विकारी किसे कहते हैं? इस वर्ग के पदों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी पद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या है? विकारी पद हैं। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये सब क्या है? विकारी पद हैं। ठीक है। पद परिचय को समझने से पहले हमें इन विकारी पदों को समझना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है कि हम पद परिचय को समझने से पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन शब्दों की परिभाषा, इनकी एक समझ हमको होनी चाहिए, जैसा कि आपको होगा भी। नहीं है उसके लिए मैं यहाँ पे प्रयास किया हूँ कि आपको कम समय में इन सब के बारे में समझ उत्पन्न हो सके। ठीक है। आइए हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला है संज्ञा। संज्ञा आप जानते हैं किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद में पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम, आगरा, दिल्ली, गांधी जी, गंगा, हिमालय आदि, जो किसी विशेष की बात, किसी एक विशेष की बात करता है। जातिवाचक संज्ञा बालक, अध्यापक, शहर, नेता, नदी, पर्वत, सागर। ठीक है। यह एक समूह के बारे में हमको ज्ञात कराता है। भाववाचक संज्ञा बचपन, एक भाव उत्पन्न होता है। बचपन, अपनापन, घृणा, प्रेम, मित्रता, मजबूती, सफाई आदि।
ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है, एक नोट्स की तरह है, तो आपको ध्यान भी देना है। ध्यान दें, द्रव्य, ये पूरा एकदम अच्छे से आप याद कर लीजिए। द्रव्य, पदार्थ, धातुएं तथा समूह बोध कराने वाले शब्द कक्षा, सेना, भीड़ आदि जातिवाचक के अंतर्गत आती है। ठीक है, द्रव्य, पदार्थ, धातुएं तथा समूह बोध कराने वाले शब्द कक्षा, सेना, भीड़ आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे संज्ञा के 3 भेद हैं, इन्हीं 3 भेदों के अंतर्गत संज्ञा के जो भी 5 भेद हैं सब समाहित हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम। लिंग, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का बोध होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, आप जानते हैं। ध्यान देने वाली बात है, इम्पोर्टेंट। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, मैनेजर, सचिव, क्लर्क आदि का प्रयोग दोनों लिंगों के साथ किया जाता है। इसको एकदम से याद कर लीजिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, मैनेजर, सचिव, क्लर्क आदि का प्रयोग दोनों लिंगों के साथ किया जाता है। ठीक, वचन, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें। ठीक, ध्यान दें, ये भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ज़रूर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। भीड़, जनता, सेना, भीड़ अलग है, जनता, सेना, कक्षा आदि सदा एक वचन में, और आंसू, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर आदि बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। कारक, वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाला व्याकरणिक कोटि का कारक कहलाता है। ठीक, कारक में हम देखते हैं, जैसे कारक के भेद आप सुन लीजिए, जानते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। अब इसके चिन्ह, जैसे कर्ता कारक के चिन्ह है ने अथवा कुछ नहीं, कर्म कारक के को, करण कारक के से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से अलगाव से का होगा और अलगाव भी उत्पन्न होगा। में पर, संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, संबोधन कारक हे, अरे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे कर्ता कारक में हमने ने कहा था, तो सुमन ने पत्र लिखा। ठीक, आगे चलिए। सर्वनाम, संज्ञा हो गया, सर्वनाम देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ये, कुछ आदि। अब सर्वनाम में जो भेद है उनको हम देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उनका आदि। अब इसमें 3 है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला, जो हम बोल रहे हैं, ये उत्तम पुरुष, मैं और हम। ठीक, मध्यम पुरुष सुनने वाला, जैसे तुम और आप। अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जाए, जैसे वह या वे। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, ये, वह, वे, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या, कौन, किसे, किसको आदि प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसे, वैसी आदि। निजवाचक सर्वनाम, खुद, निजी, निज। ठीक,
खुद, स्वयं, अपने, आप, स्वतः आदि। ठीक है। तीसरा विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे मीठा, परिश्रमी, काला, मोटा आदि। अब इसके अंतर्गत गुणवाचक विशेषण रंगीन, हवादार, शांत, मौसमी, ठंडा, भव्य, विशाल, कुशल, आलसी। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में दो होता है, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। जैसा कि आप शब्दों से ही जान पा रहे होंगे, कुछ, कई, अनेक, बहुत से ये निश्चित संख्यावाचक नहीं है। और निश्चित संख्यावाचक जैसे 10, चौगुना, दोनों, प्रत्येक आदि। परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में भी हम दो पढ़ेंगे। अनिश्चित परिणामवाचक जैसे कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, तनिक, जरा सा आदि। और निश्चित परिणामवाचक 1 मीटर, 2 किलो, 4 लीटर आदि। ठीक है। निश्चित और अनिश्चित परिणामवाचक आपने समझ लिया। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यह घर, ये छात्र, वे कुर्सी। संकेत देख करके, आपको हाथों से, उंगलियों से इशारा करके, संकेत दे करके जो बात कही जाए वह होता है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक। प्रविशेषण। प्रविशेषण, इसको याद कर लीजिए। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द का विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द का विशेषण प्रविशेषण कहलाते हैं। छूट गया यहाँ पे, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह आम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। ठीक। उड़ीसा में आया तूफान अत्यधिक भयावह है। अत्यधिक, बहुत और अत्यधिक क्या है? प्रविशेषण है। ठीक। क्रिया। विकारी के अंतर्गत हम अंतिम पार्ट को लेकर के हैं। क्रिया। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, करना आदि क्रिया हो गया। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसी में ना लगने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ धातु में ना जोड़ने पर पढ़ना शब्द बनता है। लिख धातु में ना जोड़ने पर लिखना बनता है। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, आप जानते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया। बनावट के आधार पर क्रिया के भेद, मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक। तो मुख्य क्रिया टूट गया, रोता रहा, चल दिया, खा लिया। संयुक्त क्रिया कर लिया, सो गया, काट लिया। आपको देखने में लगेगा कि इसमें दो क्रियाएं आ रही हैं। प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाना, कटवाना, बनवाना, परवाना, चलवाना। ठीक। नाम धातु क्रिया, किसी के नाम के साथ क्रिया जोड़ना। फिल्माना, शर्माना, लजाना, लाज से लजाना, फिल्म से फिल्माना, शर्म से शर्माना। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया पढ़कर, मतलब समाप्त हो गया। पढ़कर, खाकर, नहाकर आदि। पढ़कर सोने गया, पढ़कर सोया। ठीक। काल, क्रिया होने के समय को काल कहते हैं, काल कहलाते हैं। ठीक। अब हम आ जाते हैं
अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। अव्यय शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन काल पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता है। अविकारी शब्द कौन से थे? जिन पर लिंग वचन काल पुरुष आदि का असर होता था। और अविकारी शब्द या अव्यय शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन काल पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता है। जैसे अभी, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, परंतु, और इसलिए आदि। अव्यय के भेद, ये आप याद कर लीजिए। अव्यय के भेद इसके अंतर्गत, ठीक है, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक तथा निपात विकारी शब्द हैं। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। ठीक, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत, धीरे धीरे, उधर, प्रातः आदि। ठीक है, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, कभी कभी, अभी, प्रातः, सायं, आजकल, प्रतिदिन आदि। ये क्या है? क्रिया अकालवाचक क्रिया विशेषण, समय का एक तरह से बोध हो रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, धीरे धीरे, सरपट, अचानक, भली भांति, जल्दी से आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे किसी स्थान का बोध हो, उधर, ऊपर, नीचे, इधर, बाहर, भीतर, आसपास आदि। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, परिणाम निकलेगा, आप देखेंगे, थोड़ा, थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा, बहुत, कम इत्यादि, जितना, उतना आदि। ये क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरे भाग को हम देख लेते हैं। संबंध बोधक। संबंध बोधक जो अव्यय संज्ञा या अव्यय होगा, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे विद्यालय के पास बगीचा है। ठीक, जो शब्द, बार बार थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद, संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त हो, वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे वाक्य पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। विद्यालय के पास बगीचा है। विद्यालय के पास क्या है? बगीचा है। इसके अतिरिक्त, के अलावा, के भीतर, के बारे में, के विपरीत, के बदले, की तरह, के बाद आदि संबोधन है। ये सब संबोधन शब्द हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तीसरा है समुच्चय बोधक। जो अव्यय दो शब्दों, दो उपबंधों या दो अव्ययों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और दो अव्यय को क्या करता है? जोड़ता है। तथा, परंतु, अथवा आदि। आप देखते होंगे इन दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अतः ये समुच्चय बोधक हैं। विस्मयादिबोधक, चौथे भाग को, पार्ट को पढ़ लेते हैं। विस्मयादिबोधक। ठीक, विस्मयादिबोधक जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ओह, अरे, आह, हाय आदि। और यह चिन्ह है लगे रहते हैं। जैसे ये, इस प्रकार के चिन्ह जरूर रहेंगे।
आप इस प्रकार के चिन्ह देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह विस्मयादिबोधक है। ठीक, इसमें लास्ट है अंतिम निपात। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द की बात लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। किसी शब्द की बात लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, तो, भी, तक, मात्र, भर आदि मुख्य निपात हैं। जैसे मैं जाता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, वह जाएगी ही। ठीक है, मैं भी जाऊँगा। ठीक, ये क्या है, उसके अर्थ पर क्या कर रहा है, बल दे रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, निपात के अंतर्गत। ठीक, उदाहरण स्वरूप हम लोग समझ लेते हैं। इतना पढ़ने के बाद आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आप निश्चित रूप से सारे पदों का परिचय आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, आइए हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, समझने का प्रयास कर लेते हैं। उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी। उदिता, अब उदिता क्या है, पद परिचय में उदिता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक पढ़ती थी का कर्ता है। ठीक, यहाँ समझ में आ गया। बच्चों को, अब बच्चों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है। ठीक, पढ़ाती थी सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, कर्ता उदिता। यहाँ पे थोड़ा सा गलत आ गया है। यहाँ कर्ता उदिता जो है ये नहीं सही है, ठीक है। पढ़ाती थी सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, कर्ता उदिता का। ठीक, तो पहले वाक्य का हम लोगों ने इस तरह से पद परिचय देखा। एक और वाक्य का हम लोग देख लेते हैं। मधुकर यहाँ पिछले साल रहता था। ठीक, मधुकर व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, रहता था क्रिया का कर्ता। ठीक, यहाँ क्या है पद परिचय में, यहाँ क्रिया विशेषण है, स्थान सूचक है। आप पढ़े हैं, जब पहले नोट्स में आप देखिए बहुत ध्यान से, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। स्थान सूचक है, रहना क्रिया का निर्देश करने वाला, यहाँ निर्देश करने वाला, यहाँ स्थान सूचक, यह क्रिया विशेषण है। रहता था का पद परिचय अकर्मक क्रिया, एक वचन पुल्लिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल, रहता था भूतकाल में चला गया। कर्तावाच्य, कर्ता मधुकर, कर्तावाच्य किसका है, कर्ता मधुकर का। इस प्रकार से हमने 2 वाक्यों के उदाहरण देखे और समझने का प्रयास करें। बच्चों इसको ध्यान से पढ़िए, एकदम कोई बेवजह की बातें इसमें नहीं लिखी हुई हैं, सारे नोट्स की तरह आपको मिल रहा है। 2-3 बार आप देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, आप पद परिचय बड़े आसानी से कर पाओगे। मेरा उद्देश्य है कि आप आसानी से कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।